बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, कल का मैच देखने के बाद भी आपको किसी किस्म की दिल की कोई बीमारी नहीं हुई, ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ। सबसे आगे मैं एज यूजुअल आज फेक स्माइल के साथ हाजिर है, मैं इमरान हसन। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से भी खुश आमदीद। पता नहीं कौन से दिल के साथ आपने कहा है कि इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक होंगे। वैसे तो आई होप कि आप ठीक हो, लेकिन अगेन कल का जो मैच था उसके बाद लगता नहीं है, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैंने सोचा था कि इस बारे में बात नहीं करनी, लेकिन मसला ये है कि इस बारे में बात किए बगैर हम रह भी नहीं सकते, चाहे दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो। आपका दिल कर रहा है वैसे बात करने का? बीइंग अ न्यूज़मैन यस ऑफ कोर्स बात कर रहा है, लेकिन अगर हम सिचुएशन की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कल फिर हमें मायूस किया बहुत बुरे तरीके से। हमें दिफाई हिकमत अमली ले डूबी। क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा था। वी कॉल इट मदर ऑफ ऑल मैचेस बट आई थिंक इट्स नो मोर। पाकिस्तान टीम जिससे बहुत सारी हमारी उम्मीदें थी आयशा, न सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी से बल्कि मेरे तो दिल से भी बाहर हो गई। आपके दिल से भी बाहर हो गया। वेल प्रिडिक्टेबल हार मैं कहूँगी इसको, अनप्रिडिक्टेबल तो ये नहीं थी, प्रिडिक्टेबल हार ही थी। वैसे ही हमारा दिल जो है ना थोड़ी सी ज़रा वो उम्मीद लगा के बैठा था कि हो सकता है पाकिस्तानी टीम चल जाए। बहरहाल जी, पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त हुई है। ना बल्लेबाज हमारे चले, ना हमारे बॉलर्स चले, और फील्डर्स की तो हम बात ही नहीं करते। 242 रन का हदफ था भारत के लिए, और बासानी, बहुत ही आसानी के साथ आए हैं वो, और ये मैच जो है ना अपने हक में उन्होंने कर लिया। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर की 114 रन की शानदार पार्टनरशिप, शानदार मैं कहूँगी, बड़ा ज़बरदस्त खेली है भारतीय टीम। सेमीफाइनल में पहुंच चुका है भारत जी, और ग्रीन शर्ट्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस जो हैं तकरीबन खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ से, जिसका पाकिस्तान मेजबान है, बाहर हो गया। आउट क्लास किया पाकिस्तान ने। अगरचे कि कुछ कैचेस इंडियंस ने भी छोड़े, लेकिन उन्होंने वो प्राइस फिर उसको रिकवर किया। वी कुड नॉट पे दैट प्राइस। मैच नहीं छोड़ा। सो दूसरी जानिब हम किसी भी फील्ड के अंदर इल प्लानिंग हमारी नजर आई। हम इससे पहले मुसलसल, आप पिछले हमारे 10, 12, 15 प्रोग्राम्स उठाकर देखें, मुसलसल हम इन इश्यूज को हाईलाइट करते रहे कि यहाँ पे मसला है, और वही मसले कल सामने है। क्योंकि अब क्रिकेट जो है ना वो एक टेक्निकल स्पोर्ट है, और उसमें पता लग जाता है कि आपने कहाँ पे क्या मिस्टेक की है या करने जा रहे हैं, उसका नतीजा क्या आएगा। अब बहरहाल तकरीबन नामुमकिन है जी सूरत हाल। सिर्फ उन खवातीनों हजरात के लिए जो अब भी इसमें दिलचस्पी रखे बैठे हैं, बता देते हैं, अगर बहुत बड़े मार्जिन से, पहले सलूट है आप लोगों को, अगर आप अभी उम्मीद है आप लोगों को कि न्यूजीलैंड जो है वो हार जाए बहुत बड़े मार्जिन से अपने सारे मैचेस अगले, ठीक है, पाकिस्तान ऑफ कोर्स बड़े मार्जिन से जीत जाए एंड ऑल दैट। मैं तो नहीं बता रहा, आप बताएं। चलो मैं बता देती हूँ। उसमें ये है कि पाकिस्तान कैसे पहुंच सकता है सेमीफाइनल में। अगर भारत न्यूजीलैंड को बहुत बड़े मार्जिन से हरा दे, बांग्लादेश भी न्यूजीलैंड को बहुत बड़े मार्जिन से हरा दे, और पाकिस्तान बांग्लादेश को बहुत बड़े मार्जिन से हरा दे, इस सूरत में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के 2-2 पॉइंट्स हो जाएंगे, भारत के 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में जाने का फैसला जो है उसके वक्त फिर रन रेट पर होगा। लेकिन कुछ नाकदीन जो हैं और ये सारी बात करके डियर व्यूअर्स, आपके 20 सेकंड ज़ाया करने के लिए हम माज़रत ख़्वाह, लेकिन चूंकि खबर है स्टैट से आपको देने हैं तो हम दे रहे हैं, वरना अब कम से कम उम्मीद क्या मतलब रखनी भी क्यों ही चाहिए। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, समझा करे ना, कोई तो उम्मीद हमें रखनी है। बहरहाल जी, तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है। कौन कौन तनकीद कर रहा है जरा सुन। ओके, वसीम अकरम जो हैं उन्होंने सेलेक्टर्स को पाकिस्तान की हार का जिम्मेदार करार दे दिया है। नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने पर जोर दिया है, और हम नेटवर्क के 10 स्पोर्ट्स के प्रोग्राम डीपी वर्ल्ड ड्रेसिंग रूम में उन्होंने कहा कि यही खिलाड़ी बार बार खिलाए जा रहे हैं, मुसलसल ये हार रहे हैं। वक्त आ गया कि बोल्ड स्टेप लिया जाए और नौजवान खिलाड़ियों को जगह दी। एग्जैक्टली, हम हर दफा जब हारते हैं हम यही बात करते हैं, और हर दफा ये कहते हैं कि जी अब बोल्ड स्टेप लेना है, बट वी आर नॉट एबल टू टेक दैट बोल्ड स्टेप। वकार यूनुस ने भी इस मौके पर बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम की लेजर सर्जरी की जरूरत है। वो मेजर सर्जरी से लेजर सर्जरी की तरफ आ गए, छोटी सर्जरी। वो कहते हैं अब कुछ ऐसा करें कि हो भी जाए और पता भी ना लगे। 10 स्पोर्ट्स का जो ड्रेसिंग रूम है, इसमें उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीसीबी जो है उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी का कहा था, वी रिमेंबर, नहीं की उन्होंने सर्जरी। बिल्कुल लेजर सर्जरी करें ताकि तकलीफ भी कम हो और बेहतरी भी। स्टार्ट तो चेयरमैन पीसीबी अपने आप से करे ना इस लेजर सर्जरी का, अपनी सिलेक्शन बोर्ड से करे, अपने उन मेंटोर से करे जिनको उन्होंने खुद लगाया है। हम बड़ी आसानी से टीम पे बात डाल के निकल जाते हैं। चेयरमैन पीसीबी खुद भी जिम्मेदार हैं सार के, मीडिया पे आए कबूल करें कि हमारी गलती, हमने गलत टीम सेलेक्ट की है। हर बार जो हाइप्स होते हैं आयशा वो बच जाते हैं। हमने इस पे बात करनी है, बकरा बना इन दिया सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। क्या सिर्फ टीम जिम्मेदार है या मैनेजमेंट भी जिम्मेदार है या और कौन जिम्मेदार है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी आम शख्सियात जो है ना वो इस टीम की हार के बारे में क्या कह रही हैं। अज़मा बुखारी जो है वो ये कहती हैं कि हमारा काम खत्म हो गया, चलो अब वर्ल्ड क्लास टीमें जो है ना वो ट्रॉफी खेलेंगी। वजीर इत्तलात पंजाब का भारत के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त पर रद्द-ए-अमल, और उन्होंने कहा कि कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के बैटिंग,
बैटिंग बॉलिंग ने मायूस किया है। इसी पिच पर दूसरी टीमें आसानी से खेल लेती हैं, हमें पता नहीं क्या हो जाता है। पाकिस्तानी टीम को यही सोच के क्या कहना चाहिए, थोड़े शर्म के नाखून लेने चाहिए कि उस्मा बुखारी क्रिकेट पे तबसरा कर रही हैं पाकिस्तान की गेम पे। पाकिस्तान और भारत की मशहूर जो शख्सियात हैं क्रिकेट के हवाले से, उन्होंने भी अपनी अपनी राय का इजहार किया और वो इस मैच को देखने स्टेडियम भी पहुंची। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और बख्तावर ने भी ये मैच देखा। इसके अलावा शाहिद आफरीदी थे, माद वसीम भी हमारी वो क्या कहते हैं जीत का त्यौहार का तमाशा देखने पहुंचे। भारतीय खिलाड़ी सूर्या कुमार यादव वहां पे मौजूद थे, ही वाज देयर विद हिज फैमिली। सो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वहां पे पहुंचे हुए थे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान चूंकि आगे नहीं पहुंचा तो ये सब लोग वापस अपने घर पहुंचे। बहरहाल जी चैंपियंस ट्रॉफी अभी जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी में आज का मुकाबला हमारे लिए ऑलमोस्ट बाकी टीम्स के लिए जारी है, बाकी टीम के लिए जारी है। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान ये टाकरा होगा और दुआ कीजिएगा कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड को बड़े मार्जिन से हरा दे। अब सब कुछ ना हमने बड़े बड़े मार्जिन से करना है। फिर पाकिस्तान लोग कसम से मुझे ये बात अब अच्छी नहीं लगती। हम जब दुआओं की बात क्यों हम अपनी दुआएं जाया करें उस टीम के लिए जो कि मावरा है, जिसका कोई गेम प्लान ही नहीं है, जिसके सिलेक्ट करने वालों के ज़हन में कोई एहसास जिम्मेदारी नहीं है। आपका एक ओपनर जख्मी होता है तब दूसरा आता है, दूसरा जख्मी होता है तब तीसरा आता है, वो भी आगे कुछ भी नहीं करता। पता नहीं कुछ कोई स्ट्रैटेजी हमें नजर तो आती नहीं है। अगेन हम बार बार पूछते हैं कि भाई स्ट्रैटेजी क्या थी, बॉलर्स की क्या स्ट्रैटेजी थी, गेम प्लान क्या था, कुछ समझ नहीं आता। तनकीद का सिलसिला जारी है। मारूफ गुलकार अली जफर ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाक इंडिया मैच के दौरान दिलचस्प वीडियो शेयर की है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। उन्होंने जो मशहूर गाना है ना, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पेश किया है। क्या उन्होंने बनाया, लिरिक्स जरा सुनते हैं। और तुम जीतो या हारो सुनो हम ज़हनी तौर पे तैयार है, हम ज़हनी बॉयज वी लव यू। और तुसी भी थोड़ा सा यार जरा मिठा पाओ कुछ, मेरा मतलब है गेम से वापस आओ भाईजान। जनाब, जब टीम जिस्मानी तौर पे तैयार नहीं होगी तो कौम ज़हनी तौर पे तैयार होगी हारने के लिए, और यही हुआ हमारी टीम के साथ। जिस्मानी तौर पर मुकम्मल अनफिट नजर आए, डॉट्स पे डॉट्स की, सिवाय हारिस रऊफ के किसी प्लेयर का स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर नहीं गया। कैचेस छोड़े, मैच गिराया, कौम का दिल तोड़ा और बाहर हो गए टूर्नामेंट मैं से। अभी तक उस पे अटकी हुई हूँ, तुम जीतो या हारो। मुझे लगता है जब से जवाद अहमद ने ये गाना बनाया है ना, तब से पाकिस्तानी टीम हमें नहीं है प्यार। वी स्पेंड लॉट ऑफ बजट ऑन यू। हमारे बहुत पैसे लगते हैं, हमारे बिलियंस के स्टेडियम्स आपके लिए बनते हैं और आप लोगों में नफरत पैदा करें। आप जनरेशन जी सिर्फ वाहिद चीज थी जिससे रिलेट करती थी पुराने पाकिस्तान को लेकर, वो क्रिकेट है। उससे भी माशाल्लाह हमारी टीम ने उनके दिल खराब खट्टे कर दिए। सो आई डोंट नो हम कहाँ जा रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, थोड़ा सा दोहरा देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा टाकरा नहीं था। पाकिस्तान जो है बाहर हो चुका है, शर्मनाक शिकस्त हुई है। भारत ने ग्रीन शर्ट्स को 6 विकेटों से शिकस्त दी है, हर शोबे में आउटक्लास किया है। किसी भी डिपार्टमेंट को उठा के देख लें पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान के इनिंग्स जब हम देखें, पूरा मैच अगर हम देखें इमरान, ना हमें बैटिंग के अंदर वो परफॉर्मेंस नजर आई, ना बॉलिंग के अंदर, ना फील्डिंग के अंदर। प्रेशर सस्टेन करने की तो हम क्या ही बात करें, क्या ही बात करें। सैयद मुई शाह साहब हमें सीनियर एनालिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं और आज से 8-10 दिन पहले ऑफ एंड ऑन जब हम शोज कर रहे थे, हम वही उन्हीं डिपार्टमेंट्स को हाईलाइट कर रहे थे जिनका कल रिजल्ट हमने देखा, जिनमें अंदर खामियां थी, जिनके अंदर वो कल उन्होंने वही कुछ प्रोड्यूस किया ग्राउंड के ऊपर। मुशाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। और ऑफ स्क्रीन हमारी काफ़ी हार्ड किस्म की डिस्कशन अभी चल भी रही थी, अभी ऑन स्क्रीन भी हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले योर टेक ऑन दिस मैच। पाकिस्तानी टीम ने कसर नहीं छोड़ी हमें वंस अगेन मायूसी की गहराइयों में गिराने के लिए। योर टेक ऑन दैट। देखिए, बड़े अरसे बाद मैंने देखा जी इमरान के पाकिस्तान की टीम में वो जज्बा नजर नहीं आया मुझे जो इंडिया के खिलाफ खेलते हुए हमें एक जज्बा होता है, एक पैशन होता है। बाकी टेक्निकली प्रोफेशनली हम बहुत पीछे हैं उनसे। वो जो सिस्टम क्रिकेट का डेवलप कर चुके हैं, ये नहीं है टैलेंटेड हम बहुत ज्यादा हैं, लेकिन टैलेंट इज नॉट सफिशिएंट। आप कभी भी आजकल जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में टैलेंट का रोल है ना जी, वो 20 से 25% है। बाकी सारी आपकी डेवलपमेंट स्किल्स होती हैं जो आपको प्लेयर बनाती हैं या प्रोड्यूस करती हैं चैंपियन। वो चीज तो हमारे में बिल्कुल नहीं है, वो सिस्टम हमारे में बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारा एक पैशन होता है जो हम इंडिया से फाइट करते हैं और टिल द लास्ट बॉल हम फाइट करते हैं। कल बड़े अरसे बाद मैंने देखा कि वो पैशन पाकिस्तानी टीम में नजर नहीं आया, वो चीज नजर नहीं आई जो पाकिस्तान खेलता है और खेल के दिखाता है कि नहीं, हमारा एक प्लेयर खड़ा हो जाता है तो हम इसको 300 तक, 240 नहीं, हम 300 तक ये टारगेट ले जाएंगे। और कल 300 का टारगेट देना चाहिए था, इतनी पिच मुश्किल नहीं थी। और फिर मैं बात करूंगा कि जी हमने सीखा कुछ नहीं है। हम एक साल में पिछले मेरा ख्याल है 8-10 महीने में हम पहले T20 वर्ल्ड कप आ रहे और बुरी तरह आ रहे, उससे पहले हम 2023 वाला वर्ल्ड कप आ रहे
वो भी बुरी तरह आ रहे, और ये लगातार तीसरा इवेंट है इंटरनेशनल कंपटीशन में है ही नहीं ना जी। हम कंपटीशन में नहीं है। एक बड़ी अच्छी बात किसी एनालिस्ट ने हमारे शो पे की कि पार्टिसिपेटेड इन चैंपियंस ट्रॉफी, दैट्स पार्टिसिपेट, हम सिर्फ पार्टिसिपेट हैं, हम इररिलेवेंट हो चुके हैं। आपको याद है हम तो क्वालीफायर खेलने के वर्ष पे आ गए थे लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे, इतने बुरे हालात थे हमारे। अब इस सूरत हाल को देखते हुए एक सर्जरी का वादा किया था मोहसिन नकवी, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने। उस वक्त थोड़ा सा मार्जिन उनको हमने ये दिया कि नए हैं, अभी आए हैं, थोड़ा सा वक्त मिलेगा, बेहतर कर लेंगे। कोई सर्जरी उन्होंने उस वक्त नहीं की। वो कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स थे जो उस वक्त उनको लेने चाहिए थे? अगर लेते तो नताज मुख्तलिफ होते, जो नहीं लिए उन्होंने। देखिए जी, मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि जब कोई नया चेयरमैन आता है ना, जिसका बैकग्राउंड क्रिकेटिंग नहीं होता, वो क्या करता है, जब आके बैठता है तो उसकी जो ये फार्मर टेस्ट क्रिकेटर है ना, ज्यादा जो हर चेयरमैन के इर्द गिर्द घूमते फिरते रहते हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं सर जी इस तरह कर लो, ये बड़ा ठीक है, ये रख लें, ये टीम रख लें, ये सिस्टम कर लें, तो आपका बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके पीछे चल जाते हैं। दूसरा आता है, उसके पीछे चल जाते हैं, अपनी प्लानिंग, जो दिहाड़ीदार किस्म के क्रिकेटर्स होते हैं, दिहाड़ी लगाई निकल गए। और एक मैं बात जरूर बताऊं आपको कि सबसे बड़ा कसूरवार जो है, सबसे ज्यादा ये वो क्रिकेटर हैं, वो टेस्ट क्रिकेटर हैं जो हर दौर में चिपके होते हैं इस क्रिकेट बोर्ड के साथ। आज आप ऐसे मेंटोर्स हैं जो मैं कल देख रहा था टीवी पे बैठ के, वो टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 50 लाख रुपए वो महीना ले रहे हैं क्रिकेट बोर्ड से, अभी भी ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। 50 लाख रुपए वो महीना ले रहे हैं, और साथ वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। भाई यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सिस्टम, आप इन्वॉल्व हो इसको डेवलप करने में, इसको फेलियर की तरफ लेके जाने में आप पार्ट एंड पार्सल हो। आप किस तरह आप क्रिटिसाइज कर रहे हो? आप तो कहो जी मैं रिजाइन देता हूं, मैं कभी पैसे नहीं लूंगा नेक्स्ट टाइम, अगले बस खत्म मेरा, क्योंकि ऐसे हम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। हर एक अपने इंटरेस्ट में ये क्रिकेटर जो है अपनी मतलब तनख्वाहों के चक्कर में रहते हैं, और ज्यादातर क्रिकेटर, और मैं जरूर, अगर मैं मतलब है कि मोहसिन नकवी साहब तक आवाज पहुंचती है तो जरूर उनको कहूंगा, ओ भाई इनसे तो आप पीछे हटें, कोई ऐसे प्रोफेशनल लोग साथ लेके आए। प्रोफेशनल आए तो थे, गैरी कर्स्टन की बात वो आए थे ना, वो आए थे, उन्होंने रिपोर्ट दी थी। उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने कहा कि ये T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ कि ये फ्लाज हैं, आपकी टीम में यूनिटी नहीं है, आपकी टीम इस तरह सही तरह चलती नहीं है। लेकिन उनको उन पे एक्ट करने के बावजूद उनको फारग कर दिया आपने, और आप नया एक सेटअप लेके आए। इस तरह नहीं होता। दूसरा, हमारे प्लेयर इतने फिजिकली वीक हैं। एक इंटरनेशनल कोच टेनिस के आए हुए थे, उन्होंने रिसेंटली उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का जो यंगस्टर है इसका लोअर बॉडी पोर्शन इतना वीक है, ये एथलीट का नहीं है। इस तरह एथलीट बनते नहीं है। जब तक आप इसको ये 10% से 80% में नहीं लेके जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपका। और एग्जैक्टली यही बात पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ है। आप देखें, जो बॉल के पीछे दौड़ता है वो गिर जाता है और वो जख्मी हो जाता है, 2 महीने 3 महीने उसके लिए बाहर हो जाता है। इसका मतलब आपकी टांगें बहुत कमजोर है। तो शाह जी, इस ग्रीन ब्लेजर का या उस सितारे का या चांद सितारे का क्या कसूर है जो ये आउट ऑफ 25 करोड़ 24 करोड़ लोगों में से इन 11 को पहनना नसीब होता है? दे रिप्रेजेंट अस, 1.5-2 करोड़ इंडियंस के सामने, 1.5-2 अरब इंडियंस के सामने, और पूरी दुनिया में क्रिकेटिंग लवर्स के सामने। हमारा फिर क्या कसूर है बहैसियत कौम? हम क्या करें? हम तो टैक्स के पैसे देते हैं, जिससे करोड़ों रुपए के ये लोग ऑडीज में घूमते हैं, यू नो, दे लिव अ लग्जरी लाइफस्टाइल, जो बिलियनियर्स रहते हैं। हम तो यही कर सकते हैं, इनको इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं। कौम क्या करे फिर? सर, बड़ी आपने अच्छी बात की। हमने तो स्टार बनाया हुआ है ना इनको। हम तो गली में जाते हैं, किसी मार्केट में उतरते हैं, ये 50 लोग इनके पीछे होते हैं। भाई ये रियलाइज नहीं करते, और इतने बड़े बड़े नाम है, ये रियलाइज नहीं करते कि भाई आपका काम कुछ नहीं है। आपका काम अपने आप को मेंटली, फिजिकली, प्रोफेशनली, टेक्निकली 100% करना है आपको, तब आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं करते तो आप फिर इस मुल्क के साथ अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहे। इस हमारे जो कौम के साथ डिसऑनेस्टी कर रहे हैं आप। यस। और हमारे सामने एग्जांपल भी है, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स की एग्जांपल भी तो हमारे सामने है। हमारे रीजन का एशियन प्लेयर है, इंडियन प्लेयर है, 100% फिट है, बेहतरीन परफॉर्म करता है, मैच विनिंग है, और वो दिखाता है कि उसमें कितना कॉन्फिडेंस। अब कल में कुछ प्रॉब्लम थी मैच से पहले, कोहली को भी कोई प्रॉब्लम हुई भी थी, लेग स्ट्रेन। देखिए, प्रॉब्लम भी थी, फॉर्म भी नहीं थी, इतनी फॉर्म भी नहीं थी कोहली की जितनी फॉर्म उसने, और जितना उसने कल जबरदस्त किस्म का पैशन दिखाया है, जबरदस्त किस्म का उसने प्रोफेशनलिज्म दिखाया है, और क्या तरीके से उसने लीड किया अपनी टीम को, उन्होंने चेस किया। ये होता है बड़ा प्लेयर। देखिए, एडमिट करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने फरमाया लैसल इंसान अल्लाह मासा,
जितना इंसान कोई एफर्ट करता है, मुसलमान का नहीं कहा हुआ, इंसान का कहा हुआ है। आप किसी मजहब से भी हो, जितना आप एफर्ट करोगे, नेचर का रूल है। हाँ, नेचर का रूल है। जितनी आप एफर्ट करोगे, जितना आप पुट इन करोगे, अपना दिन रात लगाओगे, मेहनत करोगे, उतना ही आपको फल मिलेगा। तो उषा जी, अब मोहसिन नकवी समेत कौन कौन जिम्मेदार है जिसको अपने इस हवाले से रोल पे सोचना होगा, और क्या पूरी टीम को चेंज कर दिया जाए, पूरी मैनेजमेंट को चेंज कर दिया जाए? अब इज दिस द सॉल्यूशन? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपने जो सिलेक्शन टीम की है वो किस बेस पे की है। आपने 3-4 प्लेयर ऐसे निकाले हैं जिसमें इरफान खान नियाजी है, जिसमें सुफियान मुकीम है, जिसमें एक आध और अच्छा प्लेयर है, इमाम उल हक शुरू से क्यों नहीं था? हाँ जी, ये आपने क्यों इनको साइडलाइन किया जब आप टीम सेलेक्ट करने लगे हैं? क्या रीजन है कि आपने दूसरा स्पिनर लिया? क्या रीजन है आपने फहीम अशरफ को टीम में रखा? क्या रीजन है आपने खुशदिल को रखा? चलें वो थोड़ा बहुत परफॉर्म भी करके नहीं भी किया, लेकिन उसकी रीजन तो आप बताएं ना। और दूसरा, अब हमने देखें T20 वर्ल्ड कप में जाना है, एशिया कप होना है अक्टूबर में, वो भी इंडिया में होना है, T20 वर्ल्ड कप होना है फरवरी में नेक्स्ट ईयर, वो भी इंडिया में होना है। अब हमें एक T20 की टीम डेवलप करनी है, उसके लिए हमें 30 बंदे अभी चाहिए। 30 आप अभी ये PSL होगा, PSL के फौरन बाद आप 30 बंदे शॉर्टलिस्ट करें और 30 में से आप इंश्योर करें कि यंगस्टर हैं वो। आज देखें ना, इंडिया के सारे जो यंगस्टर हैं, हाँ जी, अभिषेक है, तिलक वर्मा है, ये सारे लोग ये वेट कर रहे हैं पीछे, ये तैयारी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की। और हमें पता लगेगा जी जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, 15 दिन पहले हमें टीम नहीं पता लगेगी, एक हफ्ता पहले हमें टीम नहीं पता लगेगी टीम क्या है। शाह साहब, सिर्फ मैनेजमेंट के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना, इंडिविजुअल भी तो जिम्मेदारी है ना खिलाड़ियों की। ये खेलते आ रहे हैं ना, बाबर भी खेलता आ रहा है, शाहीन भी खेलते आ रहे हैं, जो रिजवान है वो भी खेलते आ रहे हैं, तो इनको भी तो मैं पाकिस्तान की जो प्लेयर है ना जी, खरबों कमाते हैं जी ऐसी, लेकिन अपने पे नहीं लगाते, अपने आप को ट्यून अप करने के लिए अपनी गेम पे नहीं लगाते, ये कहना चाहिए। गेम मतलब अपने लग्जरी लाइफस्टाइल पे लगाते हैं। नहीं सर, मतलब अपनी सब देखें, प्रोफेशनल एथलीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि अपने आप को फिजिकली एक्सट्रीमली फिट करें। ठीक, ये ग्लेन फिलिप्स आए हुए हैं, कहते हैं मैं दिन में 800 पुशअप करता हूं। ये रियलाइज करें, एक दफा नहीं 3 दफा उन्होंने कहा 800 पुशअप करता हूं। कहते हैं मुझे पता है कि क्रिकेटर को 100% फिटनेस नहीं चाहिए, लेकिन मुझे 100% फिटनेस अटेन करने में मजा आता है। और जो कैच उन्होंने रिजवान का लिया, वो कोई नॉर्मल मजा नहीं ले सकता, नॉर्मल एथलीट नहीं ले सकता, वो आउटस्टैंडिंग फिटनेस वाला एथलीट ले सकता है। कोहली की फिटनेस देख लीजिए। आप अपनी फिटनेस तो उसका ट्रेनर अपना जाती रखें यार। आप क्रिकेट बोर्ड को देखते हैं कि जी जब क्रिकेट बोर्ड एक कैंप लगाएगा उसमें हम हमारी फिटनेस, और फिटनेस ये लेवल नहीं है। फिटनेस का लेवल है आप 12 महीने 24 घंटे आप ऑन टोज रहे हैं। टाइम तकरीबन खत्म हुआ जी। वन क्विक कमेंट किंग बाबर के हवाले से। नहीं देखें, बाबर को बड़ा सोचना पड़ेगा। अब मैं नहीं समझता इनका कोई रोल है नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में। और ये मैं पहले भी कहा, बड़ी दफा कहा, मैंने कहा शायद ये वनडे खेल सकते हैं, टेस्ट खेल सकते हैं, ये T20 में इनका लेवल नहीं है। मतलब इनके टेम्परामेंट वो T20 वाला नहीं है। तो वो T20 में तो उनके बारे में तो इंटरनेशनल प्लेयर्स कह रहे हैं कि वो वनडे क्रिकेट भी 90s वाली खेल रहा है। उसका स्ट्राइक रेट देखें ना, अब ये है कि वो T20 के खौफ से और T20 के एक उससे और अपनी फार्म को मतलब है कि उनका जो डिस्टर्ब हुई थी फार्म, उसको उसके परेशानी और प्रेशर में वो वनडे भी नहीं खेल सके। वनडे भी उस तरह नहीं खेल सके जिस तरह प्लेयर को खेलना चाहिए। अब फिलहाल तो पाकिस्तान देखें, नेक्स्ट पाकिस्तान का टारगेट T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप है अक्टूबर में, फिर T20 वर्ल्ड कप है। उसके लिए आपने तैयारी करनी है। तो आप ऐसे प्लेयर्स को, और इस पूरी टीम में शायद 2 से 3 प्लेयर आते हैं कि जो 30 में होने चाहिए, बाकी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहित शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी एक्सपर्ट राय से हमें आगाह कर रहे थे, कुछ तबसरे भी कर रहे थे। जी, पाकिस्तान की टीम जो है वो हार चुकी है एक मरतबा फिर से, दिल भी टूट चुके हैं। और इसी नोट पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, मुल्की सियासत की बात कर लेते हैं। वैसे तो मुल्की सियासत जैसे वो तो बहुत ही अच्छी चल रही है ना। नई हलचल है कुछ, रुक जाए क्रिकेट जैसा ही काम है, बताने लगे नई हलचल शुरू हुई है। ऑपोजिशन जमातें जो है ना, उन्होंने हुकूमत के खिलाफ सफबंदी मजबूत करने का फैसला कर लिया है और मरकज में अहम मुलाकातें भी हुई हैं। उसके बाद सिंध में JDA समेत दीगर जमातों से भी मुलाकातें जारी हैं और ऑपोजिशन की सरगर्मियों को देखते हुए हुकूमती इत्तेहाद भी मुतहरिक हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दरमियान
अहम मुलाकात मुतवक्किल। वंस अगेन सूरत हाल कुछ इस तरह के है और इसमें जो मुलाकात है इसमें अपोजिशन के खिलाफ अब हिकमत अमली पर हुकूमत गौर करेगी कि क्या होनी चाहिए। दूसरी जानिब जो हुकूमती इत्तेहाद है वो भी मुश्किलात का शिकार ऐसा बज़ाहिर लगता है कि है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान आपको पता है ऑफ एंड ऑन बयानात आते रहते हैं, इख्तलाफात रिपोर्टेडली बढ़ रहे हैं अब, और क़यादत में ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, नाकामी सी नज़र आ रही है। इसके अलावा जो PTI है उसके वफ़द ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से मुलाकात की है और अपनी मुश्किलात बयान की हैं। जब प्राइम मिनिस्टर 2 दिन पहले मिले थे तो PTI ने एक भौंचाल खड़ा किया था प्राइम मिनिस्टर की चीफ जस्टिस के साथ तस्वीर के ऊपर कि ये जस्टिस सिस्टम है, इस तरह का। और फिर उसके 2 दिन बाद जब अपनी लीडरशिप की पिक्चर आई तो आई वाज अमेज्ड कि हम पॉलिटिकली कैसे सोचते हैं, हम कितने हाईजैक ब्रेन्स के साथ। कि ये दूसरी पार्टी भी, ये जो गवर्नमेंट है, ये मैं भी कह रहा हूं इट वाज अ खड़ा रूटीन मैटर। आई मीन मुलाकात थी हाई अप्स की और फिर ऑपोजिशन की भी, चीफ जस्टिस दोनों से मिले। उनकी स्ट्रैटेजी है, एटलीस्ट इनकी तो स्ट्रैटेजी नजर आ रही है सियासत के अंदर, हमारी टीम की नहीं है तो क्या हो गया। They were actually trying to malign the justice system actually and the chief justice of honorable chief justice of Pakistan, तो ये नहीं होना चाहिए। It was part of this whole system। हमारे साथ इस वक्त इख्तियार वली खान साहब मौजूद हैं और आज जब हमने सबसे पहले वली खान साहब से भी इंटरेक्ट किया तो मैंने इनके हुलिये से मैंने कहा लगा शायद पाकिस्तान और इंडिया मैच का इतना सीरियस असर ले गए, अभी तक उससे निकले नहीं हैं। लेकिन ये भी हमारी तरह बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैन उससे मायूस भी अभी हमारी बात है। वली साहब थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। मैं चाहता हूँ ज़रा सियासत पे बाद में आए। आज की बड़ी खबर क्रिकेट है। बीइंग पाकिस्तानीज हमारी टीम ने बहुत मायूस किया, वंस अगेन इंडिया से हम हार गए। बीइंग पॉलिटिशियन कैसे देख रहे हैं आप इस हार को, और बीइंग पाकिस्तानी ऑफ कोर्स? अच्छा, थैंक यू वेरी मच आयशा और बहुत शुक्रिया इमरान। सबसे पहले तो ये बात है कि क्रिकेट की कल देखी कि हमने ना बॉलिंग देखी, ना हमने बैटिंग देखी, ना हमने फील्डिंग देखी। ऐसा लग रहा था जैसे हम कबड्डी की टीम को भेज दिया हमने चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए क्रिकेट की। तो रियली डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक किसी की नीयत पे शक नहीं है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि ये कहूँ कि मोहसिन नकवी साहब हैं या सिलेक्टर्स हैं या कोच हैं या टीम के कोई खिलाड़ी में कोई कमी होगी उनकी नीयत में कि हम इस तरह बड़ी बुरी तरह हार कर जो है ना अपने जूते चप्पल छोड़ के भागने पे मजबूर हो जाए और वहां से आ जाए। कोई भी ये नहीं चाहता, बट इट नीड्स टू बी रिकंस्ट्रक्टेड, नीड्स टू बी रीस्ट्रक्चर्ड, और इसको बिल्कुल शुरू से देखना चाहिए। समझ लें कि आपका एक पूरा एक निजाम था या क्रिकेट की एक बिल्डिंग थी, वो बैठ चुकी है, आपने उसको दोबारा सिरे से उठाना है। उस नियत से इसको मेरे ख्याल में फ्रॉम द स्क्रैच उसको ठीक करना होगा। इख्तियार साहब, तो जब नियत की बात करता है ना कोई, हारने के बाद स्पेशली या किसी नाकामी के बाद, तो अगेन मेरे जहन में ये बात आती है कि नियत और कॉम्पिटेंस, इन दो चीज़ों का आप मवाजना कर सकते हैं कि नियत अच्छी है लेकिन कॉम्पिटेंस नहीं है तो रिजल्ट तो प्रोड्यूस नहीं होंगे ना। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि नियत पे शक नहीं करते हैं बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, और फिर अमाल का जो दारो मदार होता है वो नियतों पर होता है। और हम समझते हैं कि एक बंदा मुसलमान हो, ऊपर से वो पाकिस्तानी भी हो। ठीक है तो ठीक है, जस्ट लेट्स गेट बैक टू द पॉलिटिक्स। पीपल्स पार्टी की नीयत कुछ खास ठीक नहीं नजर आ रही है आपकी हुकूमत को देख के, जैसे वो बयानात देते हैं तो आपके इत्तेहादी साथी और उनकी वोट से ओबियसली आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी गवर्नमेंट है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब कुछ उनके जहन में चल रहा है इस सूरत हाल को लेकर, देयर शुड बी सम चेंज और समथिंग। आपको क्या लगा? नहीं, आप प्रिसाइसली यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ, I'm talking about statement of Governor Punjab off and on, Bilawal Bhutto off and on, not considering his opinion while doing any kind of legislations and all, off and on ऐसी statements आती नहीं है। गवर्नर KP हमारे पास आए, उन्होंने भी कहा, और नैयर बुखारी साहब से एक इंटरव्यू का मौका मिला तो उनसे हमने पूछा कि क्या आने वाले वक्त में आप शहबाज शरीफ साहब को ही प्राइम मिनिस्टर देखते हैं? उन्होंने कहा हुकूमत तो रहेगी, प्राइम मिनिस्टर का कह नहीं सकते, जिसके पास नंबर होगा वो रहेगा। तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स कुछ ऐसा इंदिया दे रही हैं कि हालात कुछ बहुत साजगार नहीं है। अच्छा, ये गवर्नर साहब जो हैं पंजाब के, तो अल्लाह उन्हें खुश रखे, वो तो अपनी जो एहसास मौजूदगी है उसका एहसास जो है तो वो दिलाते रहते हैं कि मैं भी यहाँ पे गवर्नर हूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जहाँ तक आपने बात की नैयर बुखारी साहब की, एक दो और लोगों की, तो ये हल्की फुल्की मौसीकी है। ये जब भी कभी पाकिस्तान में कोई इत्तेहादी हुकूमत बनती है तो इत्तेहादी हुकूमत में, कोलिशन गवर्नमेंट में ये चीज़ें चलती रहती है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक है। ये 4 साल आपको सुनने को मिलेगा। ना हुकूमत कहीं जा रही है, ना शहबाज साहब कहीं जा रहे हैं। जस्ट टेक माय वर्ड्स, आप इसको रिकॉर्ड पे ले लें। और बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, मैं ये समझता हूँ वो
इस चीज पे बहुत पक्की उनकी बिलीव है पीपल्स पार्टी की, कि जब तक उनके पास खुद अपनी मेजॉरिटी नहीं आएगी वो किसी दूसरी मेजॉरिटी के ऊपर नहीं बैठेंगे। दे आर प्योरली डेमोक्रेट पीपल, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक सो इन चीजों को, ये जो इस तरह के वली साहब, ऐसी सिचुएशन भी तो पैदा की जा सकती है ना। जरदारी साहब नोज दिस टैक्ट एंड दिस फैक्ट। ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है कि मेजॉरिटी लेने के लिए कोई ऐसा प्रोसेस शुरू हो जाए कि लेट्स गो टू इलेक्शन वंस अगेन। ये भी तो हो सकता है। देखिए अगर ये उनको भी पता है और ये सबको पता है कि इस वक्त इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी के हाथ में सिंध से ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो सिंध ऑलरेडी उनके पास है, प्रेसिडेंसी में वो बैठे हुए हैं, डिप्टी स्पीकरशिप नेशनल असेंबली की चेयरमैनशिप है, सेनेट की बिस्प का प्रोग्राम उनके पास है। दे आर इन पावर, दे आर मतलब अप टू सम एक्सटेंट। केपी में गवर्नर उनका है, पंजाब में गवर्नर उनका है, बलूचिस्तान में गवर्नमेंट बन सकती थी, हमारे पास मेजॉरिटी थी, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी को वहाँ की प्रीमियरशिप दे दी है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए, ये हैं। इससे ज्यादा अगर इलेक्शन हो जाए तो पीपल्स पार्टी के हाथ नहीं आएगा, ये नीचे आ सकता है, ये ऊपर नहीं आ सकता। इख्तियार साहब, ऑपोजिशन तो बड़ी पुरुमीद है और बड़ी एक्टिव भी हमें नजर आ रही है। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वुसअत देने की बात की जा रही है। GDA से भी यहाँ मुलाकातें हुई हैं और कोशिश की जा रही है एक ग्रैंड अलायंस जो है ऑपोजिशन का वो बन जाए। कहीं इस वजह से तो नहीं मुलाकात हो रही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर जरदारी की? आयशा, जो अपोजिशन है ये हमेशा उम्मीद से ही रहती है और ये उम्मीद से ही रहेंगे। पुरुमीद नहीं रहेंगे तो ये 4 साल कैसे काटेंगे? आप जिनका जिक्र कर रही हैं ये तो सारे चले हुए कारतूस हैं। इसमें कौन सा ऐसा बंदा है जो कोई बहुत बड़ा इनकलाब ले आएगा? मौलाना साहब तो इनके साथ नहीं बैठ रहे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मौलाना साहब का और तहरीक इंसाफ का इनका सिर्फ सियासी मसला नहीं है। एक तो मौलाना साहब का जो माले मसरूका है, जो चोरी शुदा मैंडेट है, वो ना मुस्लिम लीग नून के पास है, ना पीपल्स पार्टी के पास है, ना MQM के पास है। तो चोरी शुदा मैंडेट उनका जो है वो पड़ा हुआ है तहरीक इंसाफ के घर में। तो चोर और चौकीदार वो किस तरह एक साथ कितनी देर तक चलेंगे? नहीं चल सकते। दूसरा, मौलाना साहब का तहरीक इंसाफ के साथ अकीदे का भी नहीं। तो इख्तियार साहब ये भी तो देखें ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट जो है हुकूमती इत्तेहाद ऑपोजिशन को अंडर एस्टिमेट करे? क्योंकि एक वक्त वो भी याद है माजी करीब में जब हुकूमत PTI की थी और वो ऑपोजिशन को कहा करते थे ये चले हुए कारतूस हैं, लेकिन फिर उनकी ही गवर्नमेंट चली गई। कारतूस चल गए। अच्छा, उस वक्त आप देखें तो PDM में रियल पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई थी। मतलब PMLN को ले लें, आप पीपल्स पार्टी को ले लें, JUI को ले लें, MQM को ले लें, तो वो तो सारे ANP को ले लें, तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सारे इकट्ठे हो गए थे। अब मुझे बताइए इनके पास क्या है? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद ग्रुप, असद कैसर ग्रुप, आतिफ खान ग्रुप, गंडापुर ग्रुप, अलीमा खान ग्रुप, बुशरा बीबी ग्रुप, सलमान अकरम राजा ग्रुप, शेर अफजल मरवत ग्रुप। ये तो खुद अपने घर में जो है तो बिखरे हुए, किसी एक परचम के साए तले ये एक भी हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त कोई एक परचम ऐसा नहीं बचा जिसके साए तले ये लोग एक हो। चले ओके वली साहब, आपका कमेंट आ गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इस आम मामले पे हुकूमत का मौक़िफ़ हमारे सामने रखा। हुकूमत कह रही है जी हम परेशान नहीं है, हल्की फुल्की मौसीकी है जो कि चलती रहती है और चलती रहेगी, में तब्दील ना हो जाए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी कैसे फिर अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को डिफाइन करेगी अपनी वोटर के सामने, ये भी तो एक आम सवाल है। इस पे बात करते रहेंगे। फिर वक्त एक ब्रेक लीजिए और एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद करेंगे। अब बात कर लेते हैं त्यौहार शिवरात्रि की। पाकिस्तान में जो मजहबी सयाहत है इसके फ़रोग की जानिब एक और अहम कदम सामने आया है। शिवरात्रि त्यौहार की तकरीबात के मौके पर जो भारतीय हिंदू यात्री हैं उनकी पाकिस्तान आमद पर खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। पाकिस्तान एज ऑलवेज वेलकमिंग इट्स गेस्ट्स। हिंदू यात्रियों के लिए न सिर्फ आसान वीज़ा सहूलत दी गई है,
सिक्योरिटी की बेहतर सहूलियात दी जा रही हैं। कटास राज मंदिर में ये त्यौहार, इसकी बुनियादी तकरीबात जो है मनाई जाती हैं हिंदुओं के इस त्यौहार के लिए। हर साल की तरह इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, जो हिंदू यात्री हैं, यहाँ पे आएंगे। और पाकिस्तान ने, नॉट लाइक इंडिया, पाकिस्तान ने अपने तमाम इंतजामात एक वेलकमिंग वे में मुकम्मल किए हैं। आपने जो शिवरात्रि बोला ना, ये मुझे बड़ा पसंद आया, बड़े मजे का आपने बोला है, इंडियंस की तरह ही बोला है। अदरवाइज मैंने अक्सर लोगों को देखा इस तरह के वर्ड्स बोलते हुए ना अटक जाते हैं, लेकिन बहुत बहुत अच्छा बोला है। रिलीजियस टूरिज्म जो है उसके लिए पाकिस्तान ने हमेशा कोशिशें भी की हैं, उसके लिए जो हमारे पास आते हैं तमाम यात्री उनको फैसिलिटेट भी किया है, चाहे वो सिख यात्रियों की बात हो और उसके बाद अब ये जो हिंदू यात्री पाकिस्तान में आ रहे हैं। पाकिस्तान में कई तारीखी और कदीम हिंदू मंदिर मौजूद है जो ना सिर्फ मजहबी अहमियत रखते हैं बल्कि दो तरफा ताल्लुकात की अगर हम बात कर लें, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की बात कर लें, उसके फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा करते हैं। और ये जैसे कि पहले मैंने कहा मजहबी सयाहत का एक बहुत अहम जरिया। इस वक्त हम हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के सदर कृष्ण शर्मा साहब। उनसे ज़रा जानते हैं कि कैसे इंतजामात किए गए हैं, क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। शर्मा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो शिवरात्रि की तकरीबात के लिए हिंदू यात्री आ रहे हैं, उनके बारे में बताइएगा, क्या इंतजामात किए गए हैं, किस तरह की सिक्योरिटी होगी उनके लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो डेलीगेशन हिंदुस्तान से पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहा है उसमें 100 से ज़्यादा यात्री शामिल हैं। ये जो इंतज़ाम है ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक प्रोटोकॉल साइंड है जिसके तहत हिंदू और सिख यात्री पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं। और ये जो ग्रुप है जो हमारा महाकटास राज की यात्रा के लिए आता है, ये साल में 2 दफ़ा आता है। तो ये जो इवेंट जिसके आप तज़किरा कर रहे हैं अभी कि महाशिवरात्रि का शुभ उत्सव अभी होने को है 26 तारीख को, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी बाकायदा बड़े धामधूम से मनाया जाता है। लेकिन ये जो कटास राज है ये शिव भगवान का पाकिस्तान में बहुत बड़ा आस्थान है, दुनिया में बड़ा आस्थान माना जाता है। तो इसलिए इसकी अफादियत बाकी इवेंट से मुख्तलिफ है। सही। हमने इन तमाम जो लोग आना चाह रहे थे उनको हमने वीज़ा का बंदोबस्त करके दिया। उनकी यहाँ उनकी जो खुशामदीद कहने के लिए, जैसे हम पाकिस्तान वाले हमेशा कुशादा दिली के साथ दुनिया में जितने भी लोग पाकिस्तान विज़िट करने आते हैं, ख़ास तौर पे यात्री, उनको हमने हमेशा कुशादा दिली के साथ वेलकम किया है। तो हमने उनका बाकी जितने भी इंतज़ामात ज़रूरी हैं, उनकी राइश के लिए पाकिस्तान का जो ज़िम्मेदार इदारा है अवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और उसका जो श्राइन ब्रांच है या पाकिस्तान हिंदू मंदिर में। शर्मा जी ये बताइए ये बताइए कि ये जो आपने, एक तो मैं चाहूँगा कि आपने कहा कि बड़ा अहम स्थान है शिव जी का, जिसकी बड़ी अहमियत है दुनिया भर की जो हिंदू कम्युनिटी है उसके लिए। ज़रा थोड़ी सी अहमियत हमारे लिए वाज़े करें कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, नंबर 1। नंबर 2, अगर इतनी बड़ी तादाद, इतनी इंपॉर्टेंट ये प्लेस है, होली प्लेस है, तो क्या ये तादाद उस कॉन्टेक्स्ट में फिर कम नहीं है आपके ख्याल में? लोग कम आना चाहते हैं, इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है? पाकिस्तान में जो रिलीजियस टूरिज्म है इसको फ़रोग़ कैसे दिया जा सकता है? दोनों पॉइंट्स पे बात कीजिएगा। देखें, ये जो कटास राज है ये माता पार्वती ने जब अपने बाप के घर पे अग्नि में छलांग लगाई और वो जलने लगी तो शिव भगवान वहाँ से आए और उन्होंने वहाँ से निकाला और पूरे आसमान में घूमते रहे। और उस दुख और दर्द में जो उन्होंने आंसू बहाए, उनका एक आंसू कटास राज पे बना, जो आज भी वहाँ पे जो तालाब आप देख रहे हैं वो उस आंसू की है। ये हज़ारों साल पुराना मंदिर है और यहाँ श्री राम भी आए हैं, बाकी भी हमारे जो अवतार हैं, जो अहम कैरेक्टर्स हैं, वो इस जगह को विज़िट कर चुके हैं। इस लिहाज से पशुपति के बाद ये एक बड़ा प्लेस है, सेक्रेड प्लेस है, जिसकी पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल साइट है, सेक्रेड साइट है। और जहाँ तक तहदाद का मामला है, देखें, पाकिस्तान ने कभी मना नहीं किया। कोई भी यात्री आना चाहता है, अपने हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, हमने हमेशा उसको वेलकम किया है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने तमाम एम्बेसीज को ये बाकायदा क्लियर डायरेक्शंस हैं कि जो रिलीजियस टूरिज्म के लिए कोई भी आता है तो आप उनको आने दें, वीज़ा दें और यहाँ हम उनकी मेहमानदारी करेंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और घूम फिर के वो वापस चले जाएं, क्योंकि वही आजकल सिफारतकारी का जरिया है।
जो लेकिन इसमें हठधर्मी मैं शर्मा जी, यही जो नरमी पाकिस्तान की जानिब से दिखाई जाती है, वो नरमी अगर हम भारत की बात करने, वो भारत की तरफ से नहीं दिखाई जाती। जो यहाँ से पाकिस्तानी वहाँ पे जाना चाहता है रिलीजियस टूरिज्म के लिए ख़ास तौर पर, तो वीज़ास जो है उसके अंदर इस तरह से फैसिलिटेशन नहीं दी जाती। इंडिया का जो हठधर्मी है वो बाकी जैसे वहाँ के मकामी अक़लियतों के साथ जो वहाँ का उनका एटीट्यूड है, जो उनके साथ जुल्म रवा रखा जाता है, उसके बदले में पाकिस्तान के मंदिर भी आबाद हैं, हम हिंदू भी आबाद हैं, खुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये उनकी पॉलिसी ना सिर्फ यहाँ है, करतारपुर में हमने 5000 लोगों के लिए रोज़ाना फुटबॉल रखा है, लेकिन वहाँ लोग 100, 150, 200 लोगों को अलाउ होता है। हम यहाँ से जो लोग इंडिया जाना चाहते हैं उनको वीज़ा नहीं मिलता, 6 महीने पासपोर्ट रखते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारी एम्बेसी की इफेक्टिवनेस ये है। अच्छा कृष्ण भाई, एक तो आपने मुख्तलिफ नुकात के हवाले से हमारी रहनुमाई की। मेरा सवाल ये था कि जितनी भी ऐसी साइट्स हैं, ख़ास तौर पे कटास राज के हवाले से मेरा सवाल है, ये इतनी अच्छी साइट है, इतना अच्छा इसकी एक्सेस बड़ी कमाल है, मोटरवे के साथ आप थोड़ा सा फासला है, और आपने कहा कि इसकी इंपॉर्टेंस भी फिर मजहबी लिहाज से बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर क्या उस सतह के इंतजामात मौजूद हैं रहने सहने के लिए, जैसे कुछ रिजॉर्ट्स बनाए जाएँ, होटल्स बनाए जाएँ, लोगों का पहुँचना आम आदमी का आसान हो? ऐसा मुझे लगता है अभी वसाइल की बहुत कमी है। इस पे कोई बात हो रही है, कोई काम हो रहा है? इससे हवाले से हमें ज़रा बताइए कुछ। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने न सिर्फ कटास राज, उसके सिवा हिंगलाज माता का तीर्थ स्थान बलूचिस्तान में है, उडेरो लाल है, साधु बेला है, जैसे करतारपुर साहब है, नानकाना साहब है, पंजा साहब है, तो ये पूरा एक कॉरिडोर है। हमारे यहाँ जो रिलीजियस टूरिज्म का जो पोटेंशियल है वो बहुत से साउथ एशिया के ममालिक में नहीं है। और आप और हम जानते हैं कि दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक में जो इकोनॉमी का बेस है वो बहुत से मुल्कों में टूरिज्म है जी। पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त संजीदा है और कमिटेड है कि जितने भी एवेन्यूज यहाँ मौजूद हैं रिलीजियस टूरिज्म को, उसको प्रमोट किया जाए। उनके लिए जो वसाइल हैं वो मखसूस किए जा रहे हैं। और मैं आपको अश्योर करता हूँ एज अ वफाकी हुकूमत के इदारे के सरबराह के नाते कि हुकूमत पाकिस्तान हिंदू श्राइन्स जितने भी मंदिर हैं उनकी प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए कुल वक्ती मौजूद है। और हम सूबों के साथ मिलके एक पूरा मैकेनिज्म हमने बनाया हुआ है जिस तरह से हम इसको फ़रोग देंगे। थोड़ा सा ज़रा बताइए ना कृष्ण शर्मा जी कि आगे क्या क्या प्लान्स हैं, किस तरह से स्पेशली रिलीजियस टूरिज्म को फ़रोग दिया जाएगा मज़ीद पाकिस्तान में? कोई प्लान है ज़ेरे गौर? देखें, हुकूमत पाकिस्तान के पास इस वक्त मुख्तलिफ मंसूबे ज़ेरे गौर हैं। उसमें हिंगलाज माता कॉरिडोर है, जैन धर्म का जो मानूमेंट्स हैं थरपारकर में, नगर पारकर में, लाहौर में, मुल्तान में, उसके अलावा पेशावर है और उस कटास राज है। ये एक पूरा पैकेज है और उस पे इस वक्त हम लोग जदीद तरीकों से तर्ज पे जो काम हो सकता है उस पे राइट शर्मा साहब, बहुत शुक्रिया। हुकूमतें और पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी हम मिलकर कर रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, हमारी बेस्ट विशेस आते हैं। और उन मेहमानों के लिए हमारे दिल के दरवाजे खुले हैं जो पाकिस्तान आने वाले हैं। आपको मजहबी तौर पे हक भी है और आप हमारे मेहमान हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहमान नवाजी पसंद आएगी। आप भारत से या दुनिया के किसी हिस्से से भी पाकिस्तान आ रहे हैं। एक चेंज आया और लोगों ने इस चीज़ की तरफ पहले कभी देखा नहीं था, लेकिन फिर वो अपने स्टोरेज के लिए, अपनी ईमेल्स के लिए, अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा सहारा लेने लगे इन चीज़ों का। तो उस टाइम पे एक आइडिया कंसीव हुआ जो कि पहले भी पाइपलाइन में था, लेकिन जिसको एक एनर्जी मिली कि जी हमारे अपने पास क्या कैपेसिटी है जिसके अंदर हम रहते हुए लोगों को ये सारी चीज़ें एटलीस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करें, रादर देन कि हम आउटसाइड पाकिस्तान कोई डेटा को लेके जाएं, वो इन हाउस रखें। तो उस कंप्यूटिंग की रिलायबिलिटी को मद्देनजर रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो अप रहे, उसके अंदर डाउन टाइम ना आए और उसकी कंप्यूटिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि हमारे दो मेन गोल्स थे। इनको सामने रखते हुए फिर इसके ऊपर जब काम हुआ और देखा गया कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या काम कर रही हैं, तो बड़े स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स बनाने में टाइम लगता है। ये आइडिया कंसीव हुआ कि हम इन कंटेनराइज्ड डेटा सेंटर्स पे जाते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वाहिद एलईडी कराची में है और दूसरा लाहौर के अंदर एक उसका भी इफ्तिताह होने वाला है। तो उसको सामने रखते हुए बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर हमने एक सिविल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जो कि सपोर्ट करता है कंटेनर्स को, जो कि प्री फैब हैं, उनको आप होस्ट करते हैं और उसके अंदर ग्राउंड+2 के साथ आप 12 कंटेनर्स का एक सेटअप बना सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो रैक, जो लोग सुन रहे हैं आईटी के,
कि उसमें हमारे पास 240 रैक्स तक की कैपेसिटी है, जिसके अंदर अगर हम बहुत ही कंजर्वेटिव तौर पे जाएं तो एक रैक में अगर एक कंटेनर में हम कोई मिनिमम 100 सर्वर्स होस्ट करें तो कितनी बड़ी हमारे पास कैपेसिटी है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए, इन रिलायबिलिटीज़ को सामने रखते हुए, और ये चीज़ इफेक्ट करेगी यूनिवर्सिटीज़ की प्रोसेसिंग को, जहाँ रिसर्च हो रही है। और अभी रिसेंटली आपकी नॉलेज में होगा, लोगों की नॉलेज में है कि टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का एक वफ्द ऑन द इनवाइट ऑफ ऑनरेबल सीएम सिंह एंड डॉक्टर सरोज चौधरी वाइस चांसलर के इनवाइट पे कराची में था, और कल ही वो लोग गए हैं, और वो लोग भी उस इनॉग्रेशन में शामिल थे। जब उन्होंने वो डेटा सेंटर देखा तो एक नया एक एंगल सामने आया उनके कि हम क्यों नहीं ये जो हम वहां पे क्लाउड यूज कर रहे हैं या दूसरी फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, और अगर हम कोई म्यूचुअल रिसर्च करते हैं तो इट्स इजी कि यहीं पे हमें सब कुछ हो जाएगा, यानी एक्सेस मिल सकता है, उसकी प्रोसेसिंग हो सकती है, लोगों को बहुत स्पीड में होगी। दानिश, मैं ये पूछने वाली थी कि व्हाई कंटेनर, उसका जवाब आपने दे ही दिया। यूनिवर्सिटीज को किस तरह से हेल्प करेगा ये डेटाबेस सेंटर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मैंने बताया जैसे कि एक तो ये एंगल था जो भी मैंने डिस्क्राइब किया, इसके अलावा आपने चेयरमैन एचईसी का स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि अब यूनिवर्सिटीज को जो पाकिस्तान में है, जितनी भी है और जितनी आ रही हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का विजन है प्राइम मिनिस्टर साहब का कि जी ये ज़्यादा यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, हमारे मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग भी इस पर काम कर रहे हैं सर इकबाल साहब, तो अब आपकी जो सर्वर की कंप्यूट पावर है, लोगों को ये चीज़ें बार बार खरीदनी पड़ती थी, इनके स्पेयर्स में, इनके हार्डवेयर में, इनके SLAs में जाना पड़ता था, उस रिडंडेंसी को भी ओवरकम किया जाएगा। और एक टेक्नोलॉजी है VDC, वर्चुअल डेटा सेंटर। अगर कोई यूनिवर्सिटी खुलती है और अभी उसके पास कोई बजट नहीं है या फंडिंग्स है, तो वो यहाँ पे अपनी जो क्रिटिकल सर्विसेज हैं वो यहाँ पे एक VDC के सेटअप में लॉन्च कर सकती है, जिसके लिए उनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और वो रिडंडेंसी भी बचेगी, इकोनॉमिकली पाकिस्तान का वो पैसा भी बचेगा जो कि एक रिपीटेटिव चीज के लिए चाह रहा होगा। तो ये एक्चुअल प्लान है जो कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम। डॉक्टर दानिश, इज इट समथिंग न्यू व्हिच इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, या दुनिया में इसकी और भी मिसालें मौजूद हैं और इस तरह के डेटा सेंटर्स दुनिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं जहां से इंस्पिरेशन लेकर यहाँ पर बनाया गया है? देखिए, दुनिया में तो ये मौजूद है और पाकिस्तान में ये पहला है, और ये डेफिनेटली इस सोच को सामने रखते हुए बनाया गया कि हम एक ऐसा डेडिकेटेड डेटा सेंटर बनाए जो कि पर्पस बिल्ट हो। मैं आपको बताऊं आयशा कि यहाँ पे 1-2 डेटा सेंटर्स और हैं, और हमारे इस डेटा सेंटर की खास बात ये है कि ये TR 942 रेटेड 3 सर्टिफाइड डेटा सेंटर है, जो कि Tier 3 भी कहलाता है। तो ऐसे 1-2 और हैं, लेकिन उनमें और हम में फर्क ये है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम पर्पस बिल्ट हैं, वो शायद किसी बिल्डिंग में बाद में एक आइडिया के तहत या अगर एक दूसरी बिल्डिंग में आ गए, लेकिन एक पूरा डिजाइन करना कंटेनराइज्ड माहौल को एक ओपननेस के साथ, तो वो एक्चुअली एक डिस्टिंक्शन है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फ्यूचर भी आगे इसी का ही है, क्योंकि एक्सपेंडेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, जो हालात को सामने रखते हुए हमारे जिसके अंदर टेक्निकल कंसल्टेंट हैं और जो हमारी टीम्स इन्वॉल्व हैं, इसका जो बैकअप टाइम है कि अगर इन केस ऑफ पावर फेलियर या कोई और चीज़ें, वो भी बहुत ही हैरानकुन कर देने वाला है। ऐसे जनरेटर्स लगे हुए जिनको रेस्ट की जरूरत नहीं है, और वो इसीलिए लगाए गए हैं ताकि अगर इन केस ऑफ कोई वो आता है तो हमारी जो सर्विसेज हैं वो अनइंटरप्टेड चलती है। डॉक्टर दानिश, एक तो आपने थोड़ा सा जिक्र कॉस्ट इकोनॉमी का किया, उस हवाले से भी, और IT का दौर है, चल भी रहा है, और मजीद इसमें ओबियसली इनोवेशंस आनी है। सीइंग इट, आपने रिलायबिलिटी फैक्टर का तस्करा आपने खुद तो किया, लेकिन पाकिस्तान के जो स्टार्टअप्स हैं या IT इंडस्ट्री ओवरऑल, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट इसका देखते हैं? क्या इसको ये कोई इनकलाबी इक़दाम समझें हम और इसके बाद मजीद तब्दीलियाँ हम एक्सपेक्ट करें इस सारी सूरत हाल में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने इमरान, मैं इसी तरफ आ रहा था। देखिए, इसका एक पर्पस तो हमारी यूनिवर्सिटीज को इनेबल करना है, उनको पावर करना है। देखिए, कौमों की तरक्की तालीम से होगी, तो पहला फैक्टर हम लगा लें कि जी तालीम इज मैंडेटरी। अब आप HEIS लेवल पे आ गए तो आपने उनको वो प्लेटफॉर्म दे दिया जो कि आपकी अब किसी भी चीज़ के अंदर रुकावट नहीं बनेगा जो तरक्की की या रिसर्च के काम है। अच्छा, जब ये इसका पर्पस है तो साइड बाय साइड हम और भी इसकी यूटिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो डेटा को प्रिवेंट करना है, इस वक्त फ्यूचर के जो साइबर सिक्योरिटी वॉर्स हैं, इन सब चीज़ों से अपने डेटा को बाहर नहीं लेके जाना है, तो वो यहाँ पे। और फिर जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, हमारी कंपनीज हैं, हमारी कुछ ऐसे इदारे हैं जिनको एट टाइम्स बैकअप साइट्स चाहिए होती हैं, उनको लाइव साइट्स चाहिए होती हैं, उनको लोकल एक्सेस चाहिए होता है, उनको अपनी सर्विसेज को, अगर कोई फ्रीलांसर जो बाहर किसी सर्विसेज को यूज कर रहा है और वो चाहता है कि वो उसको यहाँ पे क्लाउड पे मिल जाए, तो उसका वो लैग खत्म हो जाएगा। ही कैन जस्ट सबमिट द जॉब टू द रिस्पोंडेंट के जो उसका है, उसकी जो वो बीच की एक बॉटलनेक जो बार बार बीच में आ रही थी, वो क्योंकि इंटरनली कनेक्टेड है, तो उसके अंदर इसको बहुत ज्यादा जो है वो ईज होगा, और ये उसकी डिपेंडेंसी बहुत नीचे आ जाएगी, चाहे वो सॉफ्टवेयर हाउसेज है, चाहे फ्रीलांसर्स हैं, चाहे जो लोग भी हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर दानिश, एक तो इसके नाम के बारे में मैंने सुना है कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, वो बता दीजिएगा। और इसका दूसरा पार्ट जो सवाल का है वो ये कि क्या इसके कमर्शियल एंगल पर भी सोचा जा रहा है या काम हो रहा है?
इसका नाम है HEC NED कंटेनराइज्ड डेटा सेंटर। तो इसको लोग सुन के थोड़ा सा बिल्कुल वो होते हैं और अक्सर सवाल भी करते हैं। इसका जी कमर्शियल एंगल बिल्कुल है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम चाहेंगे कि HEC का एक सेटअप है स्मार्ट यूनिवर्सिटीज़ के नाम से। उसमें इनेबलिंग ये है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं पाकिस्तान में या बाहर कहीं और जो उस कंसोर्शियम का पार्ट है वो EDU-ROM के नाम से एक SSID के थ्रू कहीं दुनिया में आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वो पाकिस्तानी रिसर्चर है, यूनिवर्सिटी तालिब इल्म है, वो कहीं बाहर जा रहा है तो कनेक्ट कर सकता है। तो एक तो वो एंगल है कि बाहर की यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हमारा बहुत इमीडिएट हो जाएगा। दूसरा जो हमारा से कमर्शियल एंगल है उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि हम रैक्स हम अलॉट करें या हम उनको सोलिसाइड करें ताकि हम उसको सामने लेकर आएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, फॉर द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव शेयर्ड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह करे मजीद इनोवेशंस लेकर आएं और कम से कम मुस्तकबिल तो डाटा ही है और उसकी सिक्योरिटी ही है। सो इट्स अ वेरी वेरी प्राइम इनिशिएटिव जो कि लिया गया है। हम इस पर बात करते रहेंगे। अब एक ब्रेक लीजिए, कोशिश कीजिए वापस आइए। वेलकम बैक। ग्लूकोमा के बारे में बात करते हैं। आंखों की कैसी खतरनाक और दायमी बीमारी जो ऑप्टिक आसाब जो हैं आपके उनको नुकसान पहुंचाती है और बीनाई की कमी का बायस बनती है और आखिरकार अंधेपन का सबब भी बन सकती है। हमारे पास काफ़ी कुछ कंप्लेंट्स टाइप या क्वेरीज आ रही थी कि आप इसके बारे में बात करें। तो ये बेसिकली आपकी आंख में सियाल के जमा होने की वजह से पैदा होती है और फिर दबाव बढ़ जाता है आंख के ऊपर और फिर अल्टीमेटली आपकी जो इससे ब्लाइंडनेस का ये कॉज कर सकती है। इसकी वजूहात क्या हैं, इलाज कैसे मुमकिन है, इस सब पे हमने बात करनी। हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर अब्दुल हन्नान साहब। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। ठीक ठाक हैं आप? जी जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ग्लूकोमा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो काला मोतिया इसको कहा जाता है? जी आम फैम जुबान में काला मोतिया। क्या इसकी रीज़न है, होता क्यों है ये? काला मोतिये की काफ़ी टाइप्स हैं लेकिन जो सबसे कॉमन टाइप है जिसको प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं, इसकी जो वजह है वो इडियोपैथिक है, यानी इसकी वजह मालूम नहीं है। कुछ जेनेटिक कॉजेस आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं बट ये बढ़ती उम्र के साथ भी होता है। देयर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से काला मोतिया होता है। लेकिन जब ये हो जाता है तो हम इसके ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन इसके कॉज पे। अच्छा, अलामतें क्या हैं, निशानियां क्या हैं काला मोतिया की? काला मोतिये में जो मरीज़ के एंड पे जो अलामात होती हैं कि उसको साइडों से यानी पेरिफेरी से नज़र आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। सेंट्रल विजन यूजुअली काफ़ी टर्मिनल या एंड स्टेज ग्लूकोमा तक रिटेन रहती है, तो वो बताता है कि मुझे साइडों से कम नज़र आ रहा है और जब तक वो साइडों वाली नज़र भी करीब के पास ना पहुंच जाए उसको नहीं पता चलता है। इसलिए इसको काला मोतिया कहते हैं कि इसके जो फेल है वो काला है, काफ़ी एंड तक जाके मरीज़ को अंदाज़ा होता है कि मोतिया और काला मोतिया ये दो डिफरेंट है। क्या पहले मोतिया होता है फिर ये काला मोतिया में तब्दील होता है या फिर ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग, इनकी वजूहात भी अलग है और इनके जो इलाज है वो भी अलग है? ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सफ़ेद मोतिया काला मोतिया आम लोगों को समझाने के लिए यूज़ किया जाता है। असल में डिजीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनके नाम भी डिफरेंट हैं। एक को कैटरैक्ट कहते हैं सफ़ेद मोतिया, एक को ग्लूकोमा कहते हैं काला मोतिया। ये बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट। हमारी ज़ुबान में क्योंकि मोतिया लफ्ज़ कॉमन हो गया है तो मरीज़ कंफ्यूज होते हैं। क्या इनका इम्पैक्ट, काले मोतिये और सफ़ेद मोतिये का इम्पैक्ट, असर भी आंखों पे मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ तरीके से आएंगे और मुख्तलिफ किस्म का असर डालेंगे या असर एक ही है, बीमारियों की नेचर अलग है? नहीं, इनका असर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है। सफ़ेद मोतिया में जितनी आपकी नज़र डाउन होती है वो रिकवरेबल होती है। मतलब अगर आप सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन जितना मर्जी लेट कर दें you can get your vision back nearly 100% तक। Alright. ग्लूकोमा में whatever is lost is lost, जो चला गई नज़र वो वापस नहीं आती, नहीं वो नहीं रिकवर होता। और कितना वक्त लेता है काला मोतिया की नज़र खुदा न खास्ता मुकम्मल तौर पे चली जाए, स्टार्ट से लेकर एंड तक? क्या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? बीमारी की अपनी लाइफ है और उसमें वो आपकी नज़र ले जाएगी साथ? ये डिपेंड करता है काले मोतिये के। काला मोतिया असल में ये होता है कि आपकी आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है तो जल्दी नज़र ख़त्म करेगा, थोड़ा प्रेशर बढ़ा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता नज़र कम करेगा। तो ये आपका डिपेंड करता है। प्रेशर फ्रॉम व्हाट? आंख का ना, जिस तरह किसी एक टायर का प्रेशर होता है, किसी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट का एक प्रेशर होता है, उस तरह आंख का भी अल्लाह ताला ने एक प्रेशर बनाया हुआ है। ठीक है। वो प्रेशर एक रेंज के अंदर वेरिएट करे तो वो नॉर्मल होता है। अच्छा। उस रेंज से जब ऊपर जाता है तो वो नर्व को डैमेज करना शुरू हो जाता है। नहीं, इसका ताल्लुक हमारे काम की नौयत से है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मुझे ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता है या ज़्यादा फोकस करना पड़ता है तो प्रेशर बढ़ेगा, क्या ऐसा है या नहीं, ये नेचुरली कुछ और है? नहीं, इसका इस चीज़ से ताल्लुक नहीं है। ग्लूकोमा काला मोतिया जो है वो 14-15 इकसाम का होता है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेशर। जो आप जिस प्रेशर की आप बात कर रहे हो उस प्रेशर से क्या मुराद है? प्रेशर आपका जो है आंख अल्लाह ताला ने अंदर पानी से भरी हुई है जिसकी वजह से आंख अपनी शेप
फॉर्म करती है। वो बहुत कम हो तब भी नुकसान है, बहुत ज़्यादा हो तब भी नुकसान है। एक सर्टेन रेंज के अंदर होना उसका बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोमा वो बीमारी है जिसमें उस रेंज को वो क्रॉस कर जाता है ऊपर की साइड पे, ऑन दी अपर साइड। अच्छा। अब वो किस वजह से क्रॉस करता है, इसकी वजूहात के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा हैं। नॉर्मल इंसान में वो छोटी मोटी जो फ्लक्चुएशंस आती हैं वो अल्टीमेटली डैमेज नहीं करती, आप जो मर्जी कर लें। लेकिन अनलेस आप एक डिजीज़ में ना चले गए हो, वो वेरिएशंस थोड़ी रहती हैं। वो वेरिएशंस ग्लूकोमा वाले मरीजों में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, इज इट जेनेटिक? यस, देयर आर आइडेंटिफाइड जेनेटिक कॉजेज ऑफ ग्लूकोमा, हर किस्म के ग्लूकोमा में। हर किस्म के। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, याह्या कराची से। जी याह्या, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप? वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू डॉक्टर अब्दुल एंड ऑल ऑफ यू। देखिए डॉक्टर साहब, मेरे जहन में 2-3 सवाल है। एक तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग बेसिकली पीरियोडिक आई टेस्टिंग कितनी जरूरी है, कि इस कितने अरसे में करानी चाहिए टू प्रिवेंट ऑल दीज थिंग्स। एंड वंस यू हैव इन्वॉल्व विद ग्लूकोमा, तो ये कहते हैं ये लाइलाज है, इज इट ट्रू और नॉट, कि इसका कोई इलाज हो सकता नहीं? और आखिरी सवाल मेरा ये डॉक्टर साहब ये है कि मैं अगर फर्स्ट को हम मेरे अगर फैमिली के बैकग्राउंड में कोई है ग्लूकोमा और मैं इससे बचना चाहता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर दैट? ओके, ठीक है, बड़े सवाल कर दिए याया, थैंक यू याया। आपको सवाल समझ आ गया? जी बिल्कुल, प्लीज। जी याया के 3 सवाल थे। एक तो ये कि पीरियोडिक चेकअप कितने अरसे बाद होना चाहिए। इफ़ यू आर अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट और आपका कोई और आइडेंटिफाइड विजुअल प्रॉब्लम नहीं है तो साल में एक दफ़ा भी हो जाए तो इट्स मोर देन इनफ। ठीक है। उसका सेकंड सवाल था यह है कि अगर मेरी फैमिली में किसी को ग्लूकोमा है, एम आई एट अ हायर रिस्क, मुझे रिस्क ज़्यादा है? यस, यू आर एट अ हायर रिस्क। ठीक है। आपको आपकी फैमिली को जब आप चेक कराने जाते हैं तो आपको भी चेक साथ करवाना चाहिए, बेशक आपको सिम्टम्स हैं या सिम्टम्स नहीं है। तीसरा सवाल याया ने पूछा कि काला मोतिया अमूमन कंसिडर किया जाता है ला इलाज है। अब एक बीमारी है, उसकी अपनी एक नौइयत है कि जो नुकसान हो गया वो रिकवर नहीं होगा। ये इसका ला इलाज नहीं कहते इसको। जिस तरह शुगर की बीमारी है वो ट्रीटेबल नहीं है, प्रिवेंटेबल है। ठीक है। आप उसको क्योर नहीं कर सकते, आप ट्रीट कर सकते हैं, साथ मैनेज कर सकते हैं। ग्लूकोमा भी इसी तरह है कि आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, साथ साथ बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, कब एक मरीज को फील करना चाहिए कि उसको ग्लूकोमा या काला मोतिया हो रहा है? जैसे आपने कहा कि वो जो पानी है आँख के अंदर उसकी एक सर्टन लेवल से बढ़ जाना आसान अल्फाज में इसका बायस है, तो क्या पहले कुछ सिम्टम्स आएंगे एक मरीज को जिससे उसे फील होगा कि देयर इज समथिंग नॉट गुड? वो सिम्टम्स यूजुअली बहुत वेग से सिम्टम्स होते हैं। वो क्या पता वो मरीज़ कंफ्यूज कर रहा हो अपनी डेली लाइफ रूटीन के साथ। लाइट के हेलोज आते हैं, रोशनी थोड़ी देर के लिए ट्रांजिएंटली ब्लर होती है। अब ये सिम्टम्स हर मरीज़ को क्लियर कट नहीं बताते कि उसको ग्लूकोमा है। ठीक है। बेस्ट वे टू गेट चेक्ड कि ग्लूकोमा है या नहीं घर में भी, कि आप पीरियोडिकली एनुअली एक दफ़ा जाके चेक करवा लें। तो डॉक्टर हनान, क्या हमारे पास जो इस वक्त टेस्ट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं दे आर अप टू दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आप लोगों के पास? और दूसरा ये कि जो इसकी जो ट्रीटमेंट है क्या वो बहुत महंगी है? आई एम फ्राम अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल। मैं अपने अदारे की बात करूँ या जनरली बाकी ऑप्थेमोलॉजी के सेटअप्स की भी बात करूँ तो ग्लूकोमा के डायग्नोस्टिक्स की जितनी फैसिलिटीज़ पूरी दुनिया में मौजूद हैं वो पाकिस्तान में भी मौजूद है। ठीक है। एंड बहुत महंगी भी नहीं है। अल शिफा इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, राइट? नो, अल शिफा इज एन एनजीओ, इट्स अ प्राइवेट एनजीओ, लेकिन वे इलाज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ओके। इसके अलावा आपका जितने डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो इतने महंगे भी नहीं हैं। ठीक है। वेरी वेरी चीप हमारे साथ। अच्छा, इसके ऊपर बात भी करते हैं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन कॉलर है हमारे साथ, वसीम है रावलपिंडी से। जी वसीम, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मैं डॉक्टर से पूछना था, मुझे पिछले तकरीबन 10 ईयर से आँखों के आगे ना छोटे छोटे से उठते हुए नजर आते डॉट्स वगैरह, जिसको फ्लूकेरिया बोलते हैं। छोटे छोटे डॉट्स नजर आते हैं, नजर आते हैं। कोई क्रॉस क्वेश्चन नजर आते हैं, कोई प्रॉब्लम? ब्लैक रंग। ठीक है, आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं वसीम? जी, मैं डॉक्टर साहब के पास गया था, ब्रिगेडियर सफीउद्दीन अहमद आई स्पेशलिस्ट वहाँ बैठते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ बताया? उन्होंने कहा था इसको इग्नोर करें, आप इग्नोर करें आप, लेकिन आपके लिए कंसर्निंग है ये। ठीक है, सुनते रहें वसीम, हम जवाब ले लेते हैं। थैंक यू जी। ये जिन डॉट्स की बात कर रहे हैं वो हर जिंदा बशर की आंखों में मौजूद होते हैं। अच्छा। ये एक नेचुरल एजिंग फिनोमेना है। हर जिस तरह बाल सफ़ेद होते हैं, स्किन में चेंजेस आते हैं, आपकी वॉइस में चेंजेस आते हैं, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उसी तरह आपकी आंख के अंदर जो पानी है, जो जेल भरी हुई है, जो अल्लाह ने उसको फुला के रखा हुआ है, उसके अंदर छोटे छोटे ना
पॉकेट्स बन जाते हैं पानी के, ठीक है, वो आपको विजुअली नजर आते हैं डॉट्स की फॉर्म में। ओके, आपके विजन में नजर आते हैं, आपके विजन में नजर आते हैं, आपकी आंख के अंदर, अच्छा, ये आपकी तो मुझे भी कॉर्निया में नजर आते हैं, ये इनको मेरी आंख में भी, मतलब आई कैन एग्जैक्टली पिन पॉइंट के यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। तो ये एक नॉर्मल एजिंग फिनोमेना है। ठीक है, ये आज से 1000 साल पहले लोगों को भी होते थे, आने वाले 1000 साल में भी लोगों को। ठीक है, और लेकिन अगर बहुत बॉदर करना शुरू हो जाए तो देन समहाउ यू शुड गो फॉर अ टेस्ट मे बी। समहाउ इसके लिए एक सर्जरी अवेलेबल है, बट दैट सर्जरी कैरी सच अ हाई रिस्क कि 99.9% मरीजों को हम कहते हैं कि इनसे दोस्ती कर लें, ज़्यादा इट्स बेटर कि एक्सेप्ट कर लें इसको। मरियम कॉलर, मरियम आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर कॉल, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ कि मेरी एज अभी 32 है और एट द एज ऑफ 23 और 25 मुझे ग्लोकोमा डायग्नोज हुआ, लेकिन मेरा आई प्रेशर जो है दैट इज मोर देन 38 और स्टिल कोई मुझे क्लियर रीजन नहीं बता पाता कि क्यों हुआ है, बट हुआ है और लाइक विग टेस्टिंग की जाती है। तो मैं इसके बारे में जानना चाह रही थी कि आजकल यंग एडल्ट्स में क्यों हो रहा है इतनी यंग एज में, दैट इज फ्रॉम 20s to 30s, और फिर द विगोरस टेस्टिंग की क्या इम्पोर्टेंस है इसमें? ठीक है मरियम, एक और हम कॉलर है वो भी ले लेते हैं। तैयबा हैं कराची से। जी तैयबा, आपका क्या सवाल है? जी मैम, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरी बेटी है 2.5 साल की। अच्छा, जब वो पैदा हुई थी ना, उसकी आँख डिसबैलेंस नहीं थी, उसके 1 ईयर के बाद है ना उसकी आँख है ना डिसबैलेंस हो गई, जिससे ना महंगापन आ गया है। तो इसका क्या रीजन है? ये सही हो जाएगी या नहीं होगी, या कोई एक्सरसाइज है, ये बता दें सर मुझे। राइट, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। पहले मरियम का जी मरियम का फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन मुझे समझ आया था कि उनको ग्लूकोमा है, प्रॉब्ली 38 उनका प्रेशर है जी। अब 32 इयर्स की एज में, 32 इयर्स की एज में, यस। तो अब उनको मरियम को किस तरह का ग्लूकोमा है वो पहले जब उनको एग्जामिन किया जाएगा तो पता चलेगा कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फिर इसके 14 एग्जाम होती हैं। ठीक है, तो यू हैव टू डायग्नोज कि किस एग्जाम किस किस्म का ये ग्लूकोमा है। ठीक है, उसके बाद आप उसके ना कॉजेज़ की तरफ जाते हैं। काफ़ी ग्लूकोमा ऐसे हैं इन 14 में से जिनकी कॉजेज़ नहीं आइडेंटिफाइबल होते। अगर 32 इयर्स की एज में आया, एज मी एज अ प्राइमरी फिजिशियन आई वुड थिंक मोर टुवर्ड्स कि इनको फैमिली हिस्ट्री है शायद ग्लूकोमा की, देन आई वुड, अगर डायग्नोज हैं इनके पेरेंट्स या बहन भाई तो ठीक है, नहीं तो आई वुड लाइक टू एग्जामिन ऑल ऑफ देम जस्ट टू डायग्नोज कि ये फेमिलियल है। फेमिलियल ग्लूकोमा यूजुअली अर्लियर प्रेजेंट करता है इन यंगर पेशेंट्स एज कम्पेयर टू जो प्राइमरी डिसेंडेंट्स है। ठीक है, मतलब 20 से 30 साल की उम्र में वो कही थी कि ये अभी ग्लूकोमा जो है डायग्नोज होना शुरू हुआ है, तो उसकी रीजन सिर्फ जेनेटिक हो सकती है। Probably जेनेटिक। देन अगेन आई वुड लाइक टू एग्जामिन हर, मुझे पता चलेगा किस तरह का ग्लूकोमा है। ठीक है, तैयबा का सवाल, उनकी बेटी कहती है महंगापन जिसे कहते हैं, और अब तैयबा ने बताया कि जी उनको 1 साल के बाद टेढ़ापन आया है। इसका मतलब है कि तैयबा की जो बेटी हैं मोस्ट प्रॉब्ली उनकी या तो एक आंख में नज़र कम आ रहा है जिसकी वजह से आंख उनकी भैंगी हो रही है, जो आंख कम नज़र आ रहा है जिसमें। अब वो क्यों कम नज़र आ रहा है, इसकी मल्टीपल वजूहत हो सकती हैं। एक ये कि उसको ऐनक का नंबर है जो उनकी बेटी ने लगाया नहीं हुआ, या आंख के अंदर कोई और प्रॉब्लम है जो आइडेंटिफाई होकर ट्रीट नहीं हो रहा। ठीक है, ये 3 साल से पहले इस प्रॉब्लम को ढूंढ के ट्रीट कर लेंगी तो नज़र वापस आने के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं, और महंगापन भी इन वेरी लेस इंस्टेंसेस खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अच्छा। नहीं तो इसको सर्जिकली ठीक कर दिया जाता है। ठीक है, सैफुल्लाह है हमारे साथ, लाइव कॉलर फैसलाबाद से, उनसे ज़रा जान लेते हैं उनका सवाल। सैफुल्लाह, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। बताइएगा आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरी राइट आंख में मोतिया था सफेद, तो उन्होंने एडवाइस कहा कि इसको ऑपरेट होगा, तो उन्होंने लेंस डाल दिया, होया। सॉरी, सुन रहे हैं प्लीज? आगे। अच्छा, होया, लेंस डाल दिया, लेंस डलवाने के बाद जो मेरी विजिबिलिटी है ना वो तो लिटिल बिट बेटर हुई है, लेकिन सम टाइम कभी जो आंख के लेफ्ट पे कभी राइट पे ना जो ऐसे ना वो भारीपन सा रहता है। फिर मैंने दोबारा वहाँ विजिट की तो उन्होंने कहा कि प्रेशर चेक करते हैं। प्रेशर उन्होंने चेक किया तो इसका ये आ रहा है 20 mmHg।
चलिए, आपके सिग्नल्स थोड़े वीक हैं भाई, सवाल समझ जितना आया उसका जवाब दे देते हैं। ऑपरेट करवाने के बाद भारीपन आंख, भारीपन क्या है, उन्होंने क्या, मैंने प्रेशर चेक कराया तो प्रॉब्ली 22 23 प्रेशर था। ये दो इसमें पॉसिबल। सो व्हाट इज द आइडियल प्रेशर बाय द वे? नॉर्मल प्रेशर, आइडियल प्रेशर शुड बी लेस देन 20, बट 20 के इर्द गिर्द नॉर्मल वेरिएशंस होती हैं, बट जस्ट वन वर्ड 20 से कम इज कंसीडर्ड प्रीटी मच। डॉक्टर साहब, इस सवाल का भी जवाब और साथ कोई और टिप्स आप क्विकली इस हवाले से देना चाहें जो लोगों को हेल्प करते हैं? आपको एनुअली लाजमी अपने आप को चेक करवाएं। ग्लूकोमा आपको बड़े लेट स्टेजेस में पकड़ा जाता है, खुद से बेहतर है कि पहले ही पकड़ा जाए। उसके लिए एनुअल चेकअप और ग्लूकोमा की डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के अलावा आपके पास कोई और तरीका मौजूद नहीं है। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन तो तभी कर सकते हैं जब ये अर्ली डायग्नोस हो। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर अब्दुल हन्नान हमारे साथ मौजूद थे, अपनी बड़ी रहनुमाई की। बहुत आसान, अच्छे अल्फाज में आसानी से देखने वाले हैं उनकी भी रहनुमाई हुई होगी। अब हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। जाइए ना, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के वापस मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी, एक मरतबा फिर से आपको सुबह से आगे में खुशामदीद कहेंगे। उच्च शरीफ में दुनिया के सबसे बड़े कुरान मजीद की 3 रोज़ा ज़ियारत का आगाज़ हो चुका है, जहां अक़ीदतमंद इस अजीम नुस्खे को देखने के लिए जमा हो रहे हैं। 41 फुट लंबा और 9 फुट चौड़ा ये कुरान मजीद एक तारीखी और रूहानी शाहकार है जो 425 दिनों में इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हाथ से तहरीर किया गया है। 425 दिनों में इसकी आयात स्याह रंग में और तर्जुमा सुर्ख रंग में, रुमूज औकाफ सब्ज रंग में और हाशिया पीले रंग में तहरीर किया गया है। इस ज़ियारत का एहतमाम प्रेस क्लब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन उच्च शरीफ की जानिब से किया जा रहा है। इस हवाले से हमने बात करनी है। हमारे साथ इससे सरपरस्त आला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन उच्च शरीफ मोहम्मद अकबर खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे ज़रा जानते हैं। अकबर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत मुबारकबाद भी इस काम के लिए, इस अमल के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा कुरान मजीद है, इसकी ज़ियारत का एहतमाम करने का बुनियादी मकसद क्या है आपका? जी, इसका मकसद जो है पाकिस्तान और इस्लाम की खिदमत है और इसके अलावा जो है लोगों में शऊर पैदा हो, वो इस कुरान शरीफ की जानिब आएँ। हमने जो है घरों में जो है कुरान शरीफ को गलेफ में बंद करके रखा हुआ है, लोग जो है इस तरफ आते नहीं हैं। इसको जो है नुमाइश का मकसद यही है कि लोग आएँ, इसकी ज़ियारत करें और उनके दिल में शौक़ पैदा हो और वो कि हम भी इस तरह के काम कर सकते हैं। वो इस्लामिक रिवायात के मुताबिक कुरान शरीफ की जो है हम भी लिख सकते हैं। जो लोग ये काम करना चाहते हैं कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हम भी कर सकते हैं, दीन की तरफ आए, कुरान शरीफ की जो है उनको अकबर साहब, कुछ डिटेल्स तो हमने बता दी हैं, बाकी आप बता दीजिएगा किस तरह से ये मुनफरिद नुस्खा तैयार किया गया कुरान मजीद का? जी, ये अजीम नुस्खा जो है ये पेनाफ्लेक्स के पेपर के ऊपर हाथ से लिखा गया है। इसकी अरबी लिखाई जो है वो ब्लैक कलर में और तर्जमा जो है वो सुर्ख कलर में लिखा गया है। इसे 425 दिनों में जो है लिखा गया और इसकी जो है ये 41 फुट लंबा और 8.5 फुट चौड़ा है और जो है इसकी जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा तर्जमे के साथ सबसे बड़ा। वैसे तो दुनिया भर में मुख्तलिफ अंदाजे खत्ताती अपनाए जाते हैं, सो इसके लिए अगर मैं पूछूं कि किस किस्म की कैलीग्राफी, कैसी खत्ताती इसके लिए इस्तेमाल की गई है? जी, ये ख़त नसरी के करीब है और इसे जो है आसान उर्दू तर्जमे के साथ लिखा गया है और सादा अरबी में लिखा गया है ताकि देखने वाले में शौक़ पैदा हो और वो आसानी से पढ़ भी सकें और उनके दिल में शौक़ पैदा हो कि ये हम भी लिख सकते हैं। इसे आसान जो है उर्दू में लिखा गया है और देखने वाले जो है वो आसानी से इसे समझ सकते हैं कि ये किस तरह लिखा गया। बिल्कुल आसान नेक काम किया गया। ये बताइएगा अवाम का क्या रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है? जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस क्लब उच्च शरीफ की जानिब से इसकी ज़ियारत का एहतमाम किया गया था। पहले दिन जो है इसे गर्ल्स कॉलेज तलाजारा में बच्चियों की ज़ियारत के लिए बंदोबस्त किया गया था, जिसमें स्टाफ और बच्चियों ने जो है ज़ियारत की। उसके बाद जो है शमसुद्दीन गिलानी बॉयज़ कॉलेज में इसकी ज़ियारत का एहतमाम किया गया, जहाँ पर तलबा और स्टाफ ने इसकी ज़ियारत की। तलबा और जो है तालबात बहुत ही खुश एक्साइटेड थे कि दुनिया के सबसे बड़े तर्जमे के साथ कुरान
मजीद की हम जियारत कर रहे हैं। और उसके बाद जो है इसको जो है बॉयज़ हाई स्कूल और शरीफ में रखा गया, जहाँ पर मर्द हजरात और दूर दराज से मुज़ाफ़ात से आए हुए लोगों ने जियारत की और उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया और प्रेस क्लब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया भी अदा किया और सैयद इम्तियाज हैदर गिलानी का भी शुक्रिया अदा किया। और लोगों का कहना था कि जो है इतने बड़े सबसे दुनिया के सबसे बड़े कुरान मजीद की हमने जियारत की है और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो है इतना सबसे बड़े जो कुरान मजीद को जियारत। अकबर साहब, इस्लामी दुनिया में अगर हम देखें पूरी दुनिया में तो ऐसे मुनफरिद कुरानी नुस्खे पहले से मौजूद हैं? जी बिल्कुल मौजूद है, लेकिन वो जो है बगैर तर्जमे के साथ हैं। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा जो तर्जमे के साथ कुरान मजीद है वो ये है जो सैयद इम्तियाज हैदर गिलानी साहब ने अपने हाथ से लिखा है। ये जो है हुकूमत पंजाब के कहने पर उन्होंने ये लिखा था। शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से आगाह भी किया, हमारी बेस्ट विशेस भी हैं। अच्छा इक़दाम है रूहानी नुक्ता निगाह से, लेकिन जाहिर बात है कुरान को समझ के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा है, तो व्हाट वी शुड बिलीव इन कि ज़ियारत भी करें, लेकिन कोशिश सबसे पहले ये करें कि कुरान को समझ के पढ़ें, जो हमारी ज़िंदगियों में आए। सिर्फ ज़ियारत की हद तक खुद को महदूद ना रखें, लेकिन अच्छा इक़दाम है, हमने कहा इसको सराहें। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और हमने इस खबर को आपके साथ शेयर किया। अब हमारे साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।